पपीता खाना है तो पपीता ही खाइए, केला खाना है तो केला ही खाइए, सेब खाना है तो सेब ही खाइए, नाशपाती तो अकेली नाशपाती ही खाइए, भरपेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बहुत सारे फल एक साथ मिला के चाट बना के खाते हैं, ये बहुत तकलीफ है। और जिन चीजों का आपस में संयोग नहीं है वो कभी एक साथ मत खाइए। जैसे उड़द की दाल और दही कभी भी एक साथ मत खाइए, बहुत खतरनाक है। मैं बहुत स्वस्थ रहता हूं, लेकिन मैंने अपने पे एक परीक्षण किया था। एक बार मैंने खूब दही बड़ा खाया, उड़द की दाल और दही वाला, और फिर मैं गया डॉक्टर के पास, जरा मेरा बीपी नापो। उसने कहा राजीव भाई आपका बीपी इतना बड़ा हुआ है, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कहा मैं समझ गया, ये उड़द की दाल और दही का तक। अब दही बड़े बनाने हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो बड़ा खाओ। नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, दही बड़े बनाए हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो खाली बड़ा खाओ। ये दही बड़ा मिला के मत खाओ। उड़द की दाल का तो गलती से भी मत खाओ। वैसे ये है कि मूंग की दाल का चलता है, लेकिन मूंग की दाल में दही गर्म करके डालो। बिना गर्म किया हुआ दही मूंग की दाल के बड़े में भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे ही एक चीज है, दूध और दही एक साथ मत खाओ। खीर खाई है तो दही मत खाओ, दही खाया तो खीर मत खाओ। रायता खाया है तो खीर मत खाओ, खीर खाई तो रायता मत खाओ। दही दूध साथ में नहीं। इसी तरह से शहद और घी कभी भी साथ में नहीं खाना, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। आप में से बहुत सारे तो जैन लोग हैं, शहद खाते ही नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं है वो खा लेते हैं शहद। शहद और घी कभी नहीं खाना एक साथ, बहुत तकलीफ करेगा। किसी चीज में घी पड़ गया है तो शहद उसके साथ खा नहीं सकते, और किसी चीज में शहद पड़ गया है तो घी उसके साथ नहीं खा सकते। या तो शहद अकेला खाओ या तो घी अकेला खाओ। कुछ रेयर कॉम्बिनेशंस हैं आयुर्वेद में जिसमें शहद घी चलता है, लेकिन वो बीमार आदमियों के हिसाब से होता है, स्वस्थ आदमी के लिए नहीं। ऐसे ही कुछ और 2-3 चीजें हैं जिनको कभी भी साथ में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कई दालें एक साथ मिला के खाना आजकल आ गया, होटलों में बहुत चलता है। मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है, तुअर की दाल भी है, चने की दाल भी है, मोठ की दाल भी है, सब मिला के तैयार किया उसने। ये तो बहुत ही खराब है। एक बार में एक ही दाल, मूंग की है तो मूंग की, मूठ की है तो मूठ की, अरहर की तो अरहर की, उड़द की तो उड़द की, एक। और एक निवेदन है, दाल का खाने का जो आयुर्वेद का नियम है वो छिलके वाली दाल खाने का है। उतारा हुआ छिलका दाल खाओ तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दाल जो है ना हाईली फाइबरस मटेरियल है जिसमें फाइबर बहुत होते हैं, और छिलका उतारते ही फाइबर गया। तो दाल तो फाइबर के लिए खाई जाती है और प्रोटीन के लिए खाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है, फाइबर भी छिलके में, वो ही उतार दिया तो बेकार है। तो इसलिए छिलके वाली दाल खाना बंद करिए। और दाल जो छिलके वाली बनती है ना, उस पर पाउडर लपेट दिया जाता है, आपने देखा है ना, वो पाउडर दाल से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बाजार से दाल ऐसी मत खरीदिए जिसपे पाउडर लपेटा हुआ, और छिलके वाली दाल में पाउडर लपेटने की जरूरत नहीं है। बिना छिलके की दाल होगी तो बिना पाउडर के टिक नहीं सकेगी। छिलका जो है ना दाल की सुरक्षा का कवच है, जल्दी खराब नहीं होने देता। जो छिलका उतरा तो दाल खराब होती है, तो पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर वाली दाल खा खा के डायबिटीज और अर्थराइटिस सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आप मत खाइए कभी भी। और 1-2 छोटी बातें बताता हूं कि घर में तेल लाना हो तो कभी भी रिफाइंड मत लाइए। ये यूरोप वाले रिफाइंड तेल खाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल उनके देश में तो होता नहीं। हजारों मील दूर से वो तेल इंपोर्ट करते हैं, और वो तेल एक दिन में पहुंचता नहीं, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि शिप से जाता है। तो वो तेल अगर प्योर गया तो उनके काम का नहीं रहता, इसलिए रिफाइन करके वो तेल मंगाते हैं। और तेल को रिफाइन करने में तेल ही निकल जाता है, बाकी सब केमिकल रह जाते हैं। अगर तेल का रिफाइनिंग किसी फैक्ट्री में जाके आप देख लो, 23-24 केमिकल उसमें डाले जाते हैं, उनकी लिस्ट बना लो, और केमिस्ट्री की जो डिक्शनरी है उनमें उनके पढ़ लो डेफिनेशन, आपका माथा घूम जाएगा कि आप खा क्या रहे तेल के नाम पे। और आज के बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 50% से ज्यादा बीमारियां रिफाइंड तेल खाने से। प्योर तेल खाइए, रिफाइंड मत खाइए। तो आप कहेंगे जी प्योर तेल में बास आती है, वो बास ही मेडिसिन है, क्योंकि उस बास को निकाला तो केमिकल डालने पड़ेंगे, वो केमिकल जहर है सब। जैसे सरसों का प्योर तेल है तो कई लोगों को लगता है कि इसमें बास आती है, वो काम की चीज है।
मूंगफली का प्योर तेल है, उसमें भी बास आती है, वो काम की चीज है, क्योंकि वो बास जो ऑर्गेनिक केमिकल के कारण आ रही है वो शरीर के लिए उपयोगी है। फिर उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल मिला के वो बास निकाली जाती है, तो केमिकल रह जाता है और वो आपके शरीर में डिपॉजिट होता रहता है और वो तकलीफ करता है। इसलिए कभी भी टीवी का विज्ञापन देखकर तेल मत लाइए, रिफाइंड तेल, ये सोया रिफाइंड, वो सोया रिफाइंड, ये फालतू है। आप ओरिजिनल तेल लाइए, तिल की घानी का तेल मिले, घानी से निकाला हुआ, तो वो तो सबसे अच्छा है। तो ऐसा कुछ जीवन बनाइए। और घी खाना हो तो सिर्फ गाय का ही खाइए, भैंस का नहीं। भैंस का घी सभी जगह वर्जित है, भैंस का दूध भी वर्जित है, क्योंकि भैंस अच्छी नहीं मानी जाती। जो भैंस अच्छी होती तो भगवान कृष्ण ने जरूर पाली होती। जो व्यक्ति 3 लाख गाय पाल सकता है वो एक भैंस तो रख ही सकते थे। कृष्ण भगवान ने एक भी भैंस नहीं रखी, रामचंद्र जी ने भी नहीं रखी, दशरथ ने भी नहीं रखी। दशरथ और राम के वंश में एक बड़े राजा हुए रघु, उन्होंने भी कभी भैंस नहीं रखी। दिलीप हुए, उन्होंने कभी भैंस नहीं रखी। शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं रखी। गाय है और नंदी है, दत्त भगवान के पास गाय है, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। आपको जाना हो यमराज के पास तो पियो भैंस का दूध और खाओ भैंस का घी, क्योंकि भैंस का घी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट अटैक लाता है। शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक खराब। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी वाला, और एक होता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी, और एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी। ये वीएलडीएल और एलडीएल खतरनाक है, ये भैंस के दूध और घी से बढ़ता है। और एचडीएल गाय के दूध और गाय के घी से बढ़ता है। जिनको एचडीएल अच्छा रहेगा उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसलिए दूध भी गाय का और घी भी गाय का। और गाय में देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, गाय नहीं है। गाय का एक भी गुण उसमें नहीं है। हमारे यहां देशी गाय जो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका घी सबसे अच्छा, वो राठी जाति की गाय का घी सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पर थरपारकर, फिर साहीवाल, फिर कांकरेजी, फिर लाल सिंधी, फिर सफेद सिंधी, फिर एक गिर गाय है। इनके घी बहुत अच्छे हैं, इनके दूध भी अच्छे हैं। तो आप घर में गाय का ही दूध पियो, गाय का घी लाओ। अब आप कहेंगे जी मिलता नहीं है हमको। हमारे जो आजादी बचाओ आंदोलन के सहयोगी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहां भीलवाड़ा में एक स्वानंद भंडार शुरू किया, नागौरी गार्डन। वहां ये सब चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश पिछले 2-3 साल से चल रही है। और ये सिर्फ भीलवाड़ा में नहीं, भारत के बहुत शहरों में शुरू किया। हम हर जगह यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शुद्ध खाने पीने को मिले, ताकि वो तो स्वस्थ रहें, तो डॉक्टर का तो खर्चा बचे, तो देश को लाभ हो, उनको भी लाभ हो। तो आपको ये सब चीजें आसानी से वहां मिल सकती हैं। आप कभी भी चले जाइए, ऑर्डर्स दे दीजिए, आ जाएगा। अब आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि ये मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है। आपको संकल्प करना है बस। हर चीज दुनिया में है, संकल्प लेने की बात है। हम ऐसा संकल्प करके अपना जीवन बिताना शुरू करें, आपका हजारों लाखों रुपए का दवा का खर्च बचे और देश का करोड़ों रुपए का दवा का खर्च बचे। मैंने एक दिन हिसाब लगाया था, सब हिंदुस्तानी स्वस्थ हो जाएं तो साल में 7 लाख करोड़ रुपए बचेगा। और इतने रुपए से सोना खरीद लिया जाए तो राजस्थान के हर गांव की सड़क सोने से बन जाएगी। तो 30 साल में भारत के सब राज्य की सड़क सोने से बन जाएगी और भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे, देश समृद्धशाली हो जाएगा। तब शायद ये सूत्र हम कह पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कहना ठीक है, अपने जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी लगी तो आज से पालन करिए। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि ये हम भूल गए तो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 2 घंटे तो याद रहता, फिर उसके बाद भूल जाते। ये एक और बीमारी है सबको। तो क्या करना? तो ये सब बातें छोटी छोटी पुस्तकों में हमने लिखी हैं। आप बाहर जाएंगे तो एक स्टॉल लगा हुआ होगा, वहां पर छोटी छोटी किताबें हैं, 100 पन्ने की, 125 पन्ने की। किताबों के नाम कुछ इस तरह के हैं: स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा। ऐसी 5-6 तरह की किताबें हैं, आप ले जाइए, उनमें ये सब है जो मैं बोल रहा था। कभी भूल जाएं तो पढ़ लीजिए उनको, और अच्छा लगे तो किताबें अपने पड़ोसियों को भी दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। किसी को गिफ्ट में दे दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इनको थोड़ा फैला दीजिए। तो अभी तो बहुत थोड़े लोगों ने मेरा व्याख्यान सुना, लेकिन अगर इन किताबों के माध्यम से आप चाहें तो हजारों लोगों तक ये विचार पहुंच सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस विचार से परिचित हों और अपने जीवन में इसका उपयोग करने लगे तो देश का जरूर भला हो जाएगा।
और हम हमेशा ध्यान ये रखें, यूरोप और अमेरिका से कुछ भी आ रहा है तो बिना सोचे समझे, बिना परखे उसको अपने जीवन में ना लाएं, नहीं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। एक उदाहरण याद आ गया तो समझाता हूं। आजकल हमारे रसोई में ऐसे बहुत उपकरण आए हैं जो यूरोप और अमेरिका से आए हैं। जैसे वो आया ना चटनी बनाने वाला, क्या है, मिक्सर आ गया। हमने कुछ सोचा ही नहीं कि ये मिक्सर चाहिए कि नहीं चाहिए, रोज हम उस पर चटनी बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, पहले चटनी कैसे बनाते थे, एक सिलबट्टा होता था, तो सिलबट्टे पे चटनी बनाते थे तो चटनी तो बनती ही थी। आपको मालूम नहीं, यूट्रस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही है, गर्भाशय की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही है, सिलबट्टे पे चटनी पीसना। अब मेरे समझ में आता है कि गांव में रहने वाली माताएं जो रोज सिलबट्टे पे चटनी पीसती हैं, किसी को सिजेरियन नहीं कराना पड़ता, सबके बच्चे बिना ऑपरेशन स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होते हैं, क्योंकि उनका गर्भाशय एकदम लचीला रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि रोज 15-20 मिनट की एक्सरसाइज वो करते हैं। अब आ गया जी हमारे घर में मिक्सर, तो अब आप देखो ये बीमारी है या सुविधा है आपकी। ऐसे ही हमारे घर में आ गई वॉशिंग मशीन। पहले हम कपड़े धोते थे तो हाथ से घिसना पड़ता था, ये भी गर्भाशय की ही एक्सरसाइज है, हाथ से कपड़ों को ऐसे ऐसे घिसना। अब हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, होती नहीं है एक्सरसाइज, फिर गर्भावस्था में सिजेरियन करा नहीं पड़ता है, जिंदगी भर उसका दुख भोगना पड़ता है। अब किसी को मैं कहता हूं ये मिक्सर निकाल दो और वॉशिंग मशीन, तो कहते हैं क्या राजीव भाई आप उल्टी उल्टी बात बताते रहते हैं, हमारा समय बचता है। तो ये बचा हुआ समय फिर हॉस्पिटल में कटता है। यहां बचा लो, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, 2-4 महीने कटेगा यही समय। मैंने ये देखा है और महसूस किया है कि रसोई में जितने उपकरण आए हैं यूरोप और अमेरिका से, सबने माताओं की तकलीफ बढ़ाई है, कम नहीं की है। हमारे घर में पहले एक चक्की होती थी, चक्की, दांता क्या कहते हैं, घट्टी, रोज 15 मिनट माताएं चलाती थी, आटा पीस लिया, गेहूं कुछ कुछ पीस लिए थे। वो भी यूट्रस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज, और सिर्फ यूट्रस ही नहीं, पीठ की, कमर की, मेरू रज्जू की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है घट्टी चलाना। तो पहले की माताएं ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, अब सबके पीठ में दर्द है, पैर में। अब किसी को मैं कहूं 15 मिनट घट्टी चलाओ तो उनको ऐसा तकलीफ आती है कि पता नहीं क्या बोल दिया। लेकिन डीन ऑर्निश यही कराता अमेरिका की महिलाओं से, कहेगा घट्टी लाओ चलाओ, तो सब चलाती है, सबका मोटापा कम होता है, यूट्रस सबका फ्लेक्सिबल होता है, तो सीजेरियन नहीं कराना पड़ता। अब डीन ऑर्निश कहता है तो करते हैं, और मैं कहूं तो कहते हैं क्या राजू भाई आप तो ऐसे ही करते रहते हो। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो पुरानी चीजें थी ना, सबके पीछे विज्ञान था। ऐसे ही किसी ने घट्टी नहीं बनाई, ऐसे ही सिलबट्टा नहीं चलवाया, इसके पीछे विज्ञान था। और आज जो आ रही हैं वस्तुएं, उनके पीछे विज्ञान नहीं है, सुविधा है। सुविधाओं में ज्यादा फंसेंगे तो जरूर बीमार पड़ेंगे। इसलिए शरीर को सुविधावादी मत बनाओ, सुखी बनाओ, वो तो ठीक है, सुविधाओं में ज्यादा मत फंसाओ। तो अगर आपको ये लगे तो आज से करो। और ये सब बातें पढ़नी है तो किताबें ले जाओ, इन पर कुछ सीडी भी बनाई है, वो आप ले सकते हो, कॉपी करा करा के दूसरों को दे सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि अपने जीवन में आप करें, दूसरों को बताते जाएं, ये आपको अपने लिए भी काम आएगा, देश के लिए भी काम आएगा। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। उपयोग कितना हो, इसके लिए बहुत सरल मेजरमेंट है कि आप काम क्या करते हैं, पहले ये देखिए। अगर आप शरीर का काम करते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, तो आपके खाने में घी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। कितना घी खा सकते हैं? कम से कम 25 ग्राम घी सवेरे, 25 ग्राम शाम, 50 ग्राम गाय का घी रोज खा सकते हैं, जो शरीर से मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप शरीर का श्रम नहीं करते, खाली दिन भर कुर्सी पे बैठना है, एसी में बैठना है, कंप्यूटर चलाना है, हाथ पैर भी इतने नहीं चलाने हैं कि 1 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े, गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है, तो आपके घी में रोज का 20 ग्राम घी पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं। श्रम करते हैं तो 50 से 70 ग्राम तक घी रोज खा सकते हैं। शरीर श्रम नहीं है तो मुश्किल से 20 ग्राम घी, उससे कम ही रहे तो अच्छा है। अब घी कम कहां करें? तो अगर आप शरीर श्रम नहीं करते तो रोटी पे घी कभी भी मत लगाओ, और जो मेहनत करते हैं तो घी की रोटी जरूर खाओ। आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिना मेहनत की जिंदगी है और घी खाना है, तो दूध में मिला के खाओ, ना दाल में, ना सब्जी में, ना रोटी पे।
दूध ले लो 1 गिलास गाय का, रात को उसमें घी फेंटो और खूब उसको मिलाओ ऐसे ऐसे, फिर दूध पी जाओ। वही घी आपके लिए पर्याप्त है और अभीष्ट है। लेकिन आप मेहनत का काम करते हैं तो घी को रोटी पे भी लगा सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं। तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को हर दिन 10 से 12 ग्राम तेल लगता है, अगर वो शरीर काम नहीं करता तो। और जो शरीर काम करे तो 20 से 25 ग्राम चाहिए। तो तेल की मात्रा, घी की मात्रा आप अपने काम के हिसाब से तय करो। आपका काम जैसा है वैसी मात्रा फिक्स करो। हाँ जी। मेद का मतलब क्या, ये मुझे बताओ। हाँ, ये जो गांठें हैं एलोपैथी में तो इनमें सच में कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं आयुर्वेद में आपको इलाज बता रहा हूं। इसका सबसे अच्छा है चूने का पानी। चूना है या चूने का पानी, वो भरपूर सेवन करो आप अपने जीवन में। दही में मिला के चूने का पानी खाओ, पान में चूना लगाओ और खाली पान खाओ, उसमें कत्था वत्था मत लगाओ। तो चूना जितना उपयोग करोगे ये गांठ अपने आप सब गल जाएगी। जी। इसका उपाय बताता हूं। आप अपने घर में लौकी लगाओ। आपको मालूम नहीं है, बाजार में जो लौकी आती है ना, इस पर इतने केमिकल स्प्रे किए हुए होते हैं और बाजार की लौकी में इंजेक्शन ठोके रहते हैं। जो पेस्टिसाइड्स है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जंतुनाशक, उनमें से कई पेस्टिसाइड्स हैं जिनके इंजेक्शन लौकी में ठोके जाते हैं। क्यों? हरा रंग दिखाने के लिए और उसको चिकना बनाने के लिए। तो आपने पता नहीं, हो सकता है ऐसी कोई लौकी का रस पिया हो। हाँ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके रसोई घर में थोड़ी भी जगह हो या रसोई के पीछे कहीं जगह हो, और जगह नहीं है तो एक बड़ा गमला खरीद लो, मिट्टी डाल के उसमें लौकी का एक बीज डाल दो, उसमें से बेल निकलेगी और 125 लौकी आपको भरपूर देगी। तो अपने घर की पैदा की हुई लौकी खाओ। और उस लौकी की मिट्टी में कभी भी गाय का गोबर ही डालना, यूरिया मत डाल देना, डीएपी नहीं, गाय का गोबर, गाय का मूत्र खाद के रूप में। फिर आप खाओ और ऐसी तकलीफ हो जाए तो मैं गारंटी आपको देता हूं। जी। हाँ, लेकिन ये बहुत रेयर है जिनको प्रोटीन सरप्लस हो शरीर में। ऐसे बहुत कम पेशेंट में देखता हूं जिनको प्रोटीन की अधिकता है। लेकिन जिनको अधिकता है वो छोड़ दें इसको। मैंने तो कहा कि दाल 2 ही चीजों के लिए खाई जाती है, एक तो प्रोटीन, दूसरा फाइबर, तीसरी कोई चीज दाल में नहीं है। तो अगर आपको प्रोटीन की अधिकता है और फाइबर पर्याप्त मात्रा में है तो दाल मत खाओ, खाली सब्जी से काम चलेगा। दाना मेथी मैंने बोला 2 चम्मच निकालो, रात को गर्म पानी में डालो, पानी को घूट घूट पियो, मेथी को चबा के खाओ, सुबह खाली पेट। बहुत अच्छी दवा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा शतावरी का चूर्ण अगर आप खाएंगे तो सब व्हाइट स्पॉट्स चले जाएंगे, उसको दे दो। आधा चम्मच शतावरी पाउडर और 1 गिलास दूध। हाँ, तो या तो दूध में मिला के दे दो, नहीं तो पहले पाउडर खिला दो, पीछे से दूध पिला दो। हाँ जरूर, आधा चम्मच पाउडर में आधा चम्मच बूरा मिला दो बराबर मात्रा में, सुबह खाली पेट। उसको बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ उसके व्हाइट स्पॉट्स ही नहीं जाएंगे, अंदर के शरीर का विकास भी बराबर और पर्याप्त मात्रा में होगा। परहेज इसमें कुछ खास नहीं। शतावरी कहीं भी मिलेगा, आयुर्वेद की दुकान पे जाइए, बोलिए शतावरी चूर्ण दे दो, दे देंगे वो। जी हाँ जी। हटाना हो तो बहुत सरल तरीका है। हाँ हाँ ठीक है। जब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो 2-3 सरल उपाय हैं। एक तो मैंने कहा भोजन को चबा चबा के खाओ, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी घूट घूट करके पियो, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सवेरे उठकर पानी पिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। 2 विरुद्ध चीजें एक साथ नहीं खाई तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हो गया तो
हो गया तो इसका सबसे अच्छा और तुरंत इलाज है गाय का मूत्र पी लो, 2-3 दिन में ही ठीक कर देता है। दूसरा इलाज है, जो नहीं पी सकते, मेथी दाने का पाउडर ले लो, वो भी कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देता है। और ये दोनों ही नहीं ले सकते तो प्लेट भर भर के कच्ची सब्जियां खा लो, सवेरे और शाम प्लेट भर के, कम से कम 300 ग्राम। खीरा खाना है खीरा खा लो, ककड़ी खाना है ककड़ी खा लो, टमाटर खाना है टमाटर खा लो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। क्रोनिक अगर है 10, 20, 25 साल का है तो रोज रात को सोते समय गाय के दूध में गाय का घी मिला के पियो। 1 गिलास दूध में कम से कम 2-3 चम्मच घी मिला के आप रात को सोने से पहले पी लो, तो कितना भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है ठीक हो जाए। हाँ, तो दूध में वो मत मिलाओ ना, शक्कर या गुड़, और आप दूध छान लो, छानने से मतलब उसकी क्रीम निकलवा लो। दूध को 3 बार गर्म करके 3 बार मलाई पड़े और तीनों बार उतार लो उस मलाई को, फिर वो दूध पी लो आप। गाय के घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज में भी और हार्ट अटैक में भी। भैंस का घी तकलीफ करता है। अगर 1.5 साल से चल रही है और बीमारी ठीक नहीं है तो डॉक्टर बेईमान है, क्योंकि होम्योपैथी की किसी भी दवा में 3 महीने से ज्यादा समय लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद होम्योपैथी की चिकित्सा करता हूं। फिर आ रहे हैं, हाँ, तो फिर डॉक्टर बेईमानी कर रहा है, वो चाहता नहीं कि आपकी बेटी ठीक हो जाए। तो आप वो बंदी कर दो, और मैंने बताया शतावरी चूर्ण खिला दो, ठीक हो जाएगा और जड़ से ठीक होगा। थोड़े दिन उसको ये भी खिला दो, संभव हो तो चूने का पानी दही में मिला के वो भी खिला दो सुबह सुबह। जी, और कोई प्रश्न? सोराइसिस के लिए बहुत अच्छी दवा मैंने तुलसी बताई थी। तुलसी अगर चटनी पीस के आप लगाएं बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो नीम है ना, नीम के हरे पत्ते ताजे, वो भी बहुत मदद करते हैं। नीम की निम्बोली भी मदद करती है, और सोराइसिस में नीम की छाल का पाउडर भी बहुत मदद करता है। तो ऐसी कई दवाएं हैं जो मदद कर सकती हैं, आप लगा सकते हैं। पपीता खाना है तो पपीता ही खाइए, केला खाना है तो केला ही खाइए, सेब खाना है तो सेब ही खाइए, नाशपाती तो अकेली नाशपाती ही खाइए, भरपेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बहुत सारे फल एक साथ मिला के चाट बना के खाते हैं, ये बहुत तकलीफ है। और जिन चीजों का आपस में संयोग नहीं है वो कभी एक साथ मत खाइए। जैसे उड़द की दाल और दही कभी भी एक साथ मत खाइए, बहुत खतरनाक है। मैं बहुत स्वस्थ रहता हूं, लेकिन मैंने अपने पे एक परीक्षण किया था। एक बार मैंने खूब दही बड़ा खाया, उड़द की दाल और दही वाला, और फिर मैं गया डॉक्टर के पास, जरा मेरा बीपी नापो। उसने कहा, राजीव भाई आपका बीपी इतना बड़ा हुआ है, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कहा, मैं समझ गया, ये उड़द की दाल और दही का तक। अब दही बड़े बनाने हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो बड़ा खाओ। नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, दही बड़े बनाए हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो खाली बड़ा खाओ। ये दही बड़ा मिला के मत खाओ। उड़द की दाल का तो गलती से भी मत खाओ। वैसे ये है कि मूंग की दाल का चलता है, लेकिन मूंग की दाल में दही गरम करके डालो। बिना गरम किया हुआ दही मूंग की दाल के बड़े में भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे ही एक चीज है, दूध और दही एक साथ मत खाओ। खीर खाई है तो दही मत खाओ, दही खाया तो खीर मत खाओ, रायता खाया है तो खीर मत खाओ, खीर खाई तो रायता मत खाओ, दही दूध साथ में नहीं। इसी तरह से शहद और घी कभी भी साथ में नहीं खाना, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। आप में से बहुत सारे तो जैन लोग हैं, शहद खाते ही नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं है वो खा लेते हैं शहद। शहद और घी कभी नहीं खाना एक साथ, बहुत तकलीफ करेगा। किसी चीज में घी पड़ गया है तो शहद उसके साथ खा नहीं सकते, और किसी चीज में शहद पड़ गया है तो घी उसके साथ नहीं खा सकते। या तो शहद अकेला खाओ या तो घी अकेला खाओ। कुछ रेयर कॉम्बिनेशंस हैं आयुर्वेद में जिसमें शहद घी चलता है, लेकिन वो बीमार आदमियों के हिसाब से होता है, स्वस्थ आदमी के लिए नहीं। ऐसे ही कुछ और 2-3 चीजें हैं जिनको कभी भी साथ में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कई दालें एक साथ मिला के खाना आजकल आ गया।
होटलों में बहुत चलता है, मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है, तुअर की दाल भी है, चने की दाल भी है, मोठ की दाल भी है, सब मिला के तैयार किया उसने। ये तो बहुत ही खराब है। एक बार में एक ही दाल, मूंग की है तो मूंग की, मूठ की है तो मूठ की, अरहर की तो अरहर की, उड़द की तो उड़द की, एक। और एक निवेदन है, दाल का खाने का जो आयुर्वेद का नियम है वो छिलके वाली दाल खाने का है। उतारा हुआ छिलका दाल खाओ तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दाल जो है ना हाईली फाइबरस मटेरियल है, जिसमें फाइबर बहुत होते हैं, और छिलका उतारते ही फाइबर गया। तो दाल तो फाइबर के लिए खाई जाती है और प्रोटीन के लिए खाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है, फाइबर भी छिलके में, वो ही उतार दिया तो बेकार। तो इसलिए छिलके वाली दाल खाना बंद करिए। और दाल जो छिलके वाली बनती है ना, उस पर पाउडर लपेट दिया जाता है, आपने देखा है ना, वो पाउडर दाल से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बाजार से दाल ऐसी मत खरीदिए जिसपे पाउडर लपेटा हुआ, और छिलके वाली दाल में पाउडर लपेटने की जरूरत नहीं है। बिना छिलके की दाल होगी तो बिना पाउडर के टिक नहीं सकेगी। छिलका जो है ना दाल की सुरक्षा का कवच है, जल्दी खराब नहीं होने देता। जो छिलका उतरा तो दाल खराब होती है, तो पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर वाली दाल खा खा के डायबिटीज और अर्थराइटिस सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आप मत खाइए कभी भी। और एक दो छोटी बातें बताता हूं कि घर में तेल लाना हो तो कभी भी रिफाइंड मत लाइए। ये यूरोप वाले रिफाइंड तेल खाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल उनके देश में तो होता नहीं। हजारों मील दूर से वो तेल इंपोर्ट करते हैं, और वो तेल एक दिन में पहुंचता नहीं, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि शिप से जाता है। तो वो तेल अगर प्योर गया तो उनके काम का नहीं रहता, इसलिए रिफाइंड करके वो तेल मंगाते हैं। और तेल को रिफाइंड करने में तेल ही निकल जाता है, बाकी सब केमिकल रह जाते हैं। अगर तेल का रिफाइनिंग किसी फैक्ट्री में जाके आप देख लो, 23-24 केमिकल उसमें डाले जाते हैं, उनकी लिस्ट बना लो, और केमिस्ट्री की जो डिक्शनरी है उनमें उनके पढ़ लो डेफिनेशन, आपका माथा घूम जाएगा कि आप खा क्या रहे तेल के नाम पे। और आज के बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 50% से ज्यादा बीमारियां रिफाइंड तेल खाने से। प्योर तेल खाइए, रिफाइंड मत खाइए। तो आप कहेंगे जी प्योर तेल में बास आती है, वो बास ही मेडिसिन है, क्योंकि उस बास को निकाला तो केमिकल डालने पड़ेंगे, वो केमिकल जहर है सब। जैसे सरसों का प्योर तेल है तो कई लोगों को लगता है कि इसमें बास आती है, वो काम की चीज है। मूंगफली का प्योर तेल है, उसमें भी बास आती है, वो काम की चीज है, क्योंकि वो बास जो ऑर्गेनिक केमिकल के कारण आ रही है वो शरीर के लिए उपयोगी है। फिर उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल मिला के वो बास निकाली जाती है, तो केमिकल रह जाता है और वो आपके शरीर में डिपॉजिट होता रहता है और वो तकलीफ करता है। इसलिए कभी भी टीवी का विज्ञापन देखकर तेल मत लाइए, रिफाइंड तेल, ये सोया रिफाइंड, वो सोया रिफाइंड, ये फालतू है। आप ओरिजिनल तेल लाइए, तिल की घानी का तेल मिले, घानी से निकाला हुआ, तो वो तो सबसे अच्छा है। तो ऐसा कुछ जीवन बनाइए। और घी खाना हो तो सिर्फ गाय का ही खाइए, भैंस का नहीं। भैंस का घी सभी जगह वर्जित है, भैंस का दूध भी वर्जित है, क्योंकि भैंस अच्छी नहीं मानी जाती। जो भैंस अच्छी होती तो भगवान कृष्ण ने जरूर पाली होती। जो व्यक्ति 3 लाख गाय पाल सकता है वो एक भैंस तो रख ही सकते थे। कृष्ण भगवान ने एक भी भैंस नहीं रखी, रामचंद्र जी ने भी नहीं रखी, दशरथ ने भी नहीं रखी। दशरथ और राम के वंश में एक बड़े राजा हुए रघु, उन्होंने भी कभी भैंस नहीं रखी। दिलीप हुए, उन्होंने कभी भैंस नहीं रखी। शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं रखी। गाय है और नंदी है। दत्त भगवान के पास गाय है, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। आपको जाना हो यमराज के पास तो पियो भैंस का दूध और खाओ भैंस का घी, क्योंकि भैंस का घी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट अटैक लाता है। शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक खराब। एक होता है HDL, हाई डेंसिटी वाला, और एक होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी, और एक होता है LDL, लो डेंसिटी। ये VLDL और LDL खतरनाक है, ये भैंस के दूध और घी से बढ़ता है, और HDL गाय के दूध और गाय के घी से बढ़ता है। जिनको HDL अच्छा रहेगा उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसलिए दूध भी गाय का और घी भी गाय का, और गाय में देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, गाय नहीं है। गाय का एक भी गुण उसमें नहीं है। हमारे यहां देशी गाय जो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका घी सबसे अच्छा, वो राठी जाति की गाय का घी सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पर थरपारकर, फिर साहीवाल, फिर कांकरेजी, फिर लाल सिंधी, फिर सफेद सिंधी, फिर एक गिर गाय है। इनके घी बहुत अच्छे हैं।